जिरगा एक ऑस्ट्रेलियाई सैनिक माइक की कहानी है जो अफगानिस्तान में गलती से एक निर्दोष आदमी को मार देता है। अपराध बोझ से टूटकर वह वापस उसी गांव लौटता है ताकि उस व्यक्ति के परिवार से माफी मांग सके। तालिबान और युद्धग्रस्त माहौल के बीच उसका सफर खतरनाक होता है। आखिर में गांव की जिरगा यानी लोगों की पारंपरिक अदालत उसके भाग्य का फैसला करती है। हमारी कहानी 3 साल पहले शुरू होती है अफगानिस्तान के एक छोटे से गांव गाजी घर में। सुबह की खामोशी अचानक टूट जाती है जब ऑस्ट्रेलियन सेना हेलीकॉप्टरों के साथ उतरती है। वे तालिबान लड़ाकों को ढूंढ रहे हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे आम लोगों के बीच छिपे हुए हैं। सोचिए कैसी अफरातफरी और डर की हालत होगी। ये तो किसान और परिवार वाले लोग हैं जो बस जीने की कोशिश कर रहे हैं और अचानक उनके घर विदेशी सैनिकों से घिर जाते हैं। गांव के मर्द अपने परिवारों की रक्षा के लिए जो भी हथियार उनके पास होते हैं उठा लेते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस पूरे हंगामे के बीच है माइक, एक ऑस्ट्रेलियन सैनिक। वह एक घर के पास खड़ा है, उसका दिल तेज धड़क रहा है और हर उसे खतरा लगता है। फिर वह पल आता है, वह पल जो उसे सारी जिंदगी सताएगा। एक दरवाजे में एक शख्स दिखाई देता है, बस एक आदमी जो अपने ही घर से बाहर आ रहा होता है। माइक अपनी ट्रेनिंग और डर के असर में ट्रिगर दबा देता है। निहत्था आदमी गिर जाता है। उसकी पत्नी और बच्चे चीखते हुए दौड़ते हैं और उसका शरीर अंदर ले जाते हैं। छापा खत्म हो जाता है। सैनिक वापस चले जाते हैं, लेकिन माइक के लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। 3 साल आगे बढ़ते हैं। माइक ऑस्ट्रेलिया लौट चुका है, लेकिन वह असल में कभी उस गांव से निकला ही नहीं। जिस आदमी को उसने मारा उसका चेहरा हर पल उसे परेशान करता है। यह युद्ध का वह अदृश्य घाव है जिसे कोई मेडल कभी ठीक नहीं कर सकता। माइक एक ऐसा फैसला करता है जिसे ज्यादातर लोग पागलपन कहेंगे। वह फिर अफगानिस्तान जा रहा है। इस बार सैनिक बनकर नहीं, बल्कि एक इंसान बनकर जो माफी मांगना चाहता है। वह अपने साथ काफी पैसा भी ले जाता है, उम्मीद में कि शायद इससे वह उस परिवार की कुछ भरपाई कर सके जिसे उसने बर्बाद कर दिया था। वह काबुल पहुंचता है और अपने फिक्सर से मिलता है, वही आदमी जिसने उसे लाने ले जाने में मदद करने का वादा किया था। लेकिन अब फिक्सर मना कर देता है। वह सख्ती से कहता है, बहुत खतरा है, अभी वापस ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, और वह माइक को अकेला छोड़कर चला जाता है। काबुल की भागदौड़ भरी सड़कों पर चलते हुए पास में अचानक शोर शराबा होने लगता है। माइक बचने के लिए एक अफगान पुरानी चीजों की दुकान में घुस जाता है। दुकान का जिद्दी मालिक उसे कुछ खरीदने पर मजबूर करने लगता है। माइक की नजर एक गिटार पर पड़ती है। दबाव में आकर वह उसे खरीद लेता है। यह मामूली सा लगने वाला खरीदना आगे जाकर बहुत मायने रखेगा। होटल वापस आकर माइक मालिक से कहता है कि वह उसे कंधार प्रांत के गांव गाजी घर तक जाने की व्यवस्था कर दे। मालिक का चेहरा तुरंत डर से भर जाता है। कंधार, वह तालिबान का इलाका है, कोई ड्राइवर वहां नहीं जाएगा। काफी बातचीत और मनाने के बाद मालिक मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर, वह किसी ऐसे ड्राइवर को ढूंढेगा जो माइक को सिर्फ बांदेमीर झील तक छोड़ देगा, जो कि तालिबान नियंत्रण से बहुत दूर है। बस वहीं तक वह चेतावनी देता है। यह सफर अफगानिस्तान के सख्त लेकिन खूबसूरत इलाकों से होकर गुजरता है। बांदेमीर कई गहरी नीली झीलों की श्रृंखला है जो प्राकृतिक बाधाओं से अलग होती हैं, जैसे युद्धग्रस्त देश के बीच एक खूबसूरत हीरा। झील के किनारे पहुंचकर माइक ड्राइवर को और पैसे देकर कंधार तक जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर साफ मना कर देता है और इशारों में समझाने की कोशिश करता है कि यह जान देने जैसा है। दोनों में बहस होती है, लेकिन दोनों की भाषा अलग होने के कारण बात ठीक से बन नहीं पाती और आखिर में वे चुपचाप बैठे रह जाते हैं, दोनों परेशान और थके हुए। फिर कुछ बहुत खूबसूरत होता है। माइक अपना गिटार निकालता है और बजाना शुरू करता है। उसकी धुन पानी के ऊपर फैल जाती है। ड्राइवर, जो उस संगीत से प्रभावित हो जाता है, एक पारंपरिक पश्तून गीत गाने लगता है। यह एक ऐसा पल है जो भाषा और संस्कृति से ऊपर उठकर दो इंसानों को जोड़ देता है। माइक उसे गिटार की हर तार की आवाज के हिसाब से नोट्स गाना सिखाता है और दोनों पूरी शाम साथ बैठकर संगीत बनाते हैं। सुबह होती है और माइक आखिरी बार उससे गुजारिश करता है। वह लगभग अपना सारा पैसा दे देता है और हाथ जोड़कर विनती करता है। ड्राइवर माइक की आंखों में एक अजीब सी बेताबी देखता है, एक ऐसे आदमी की नजर जो तब तक चैन से नहीं जी सकता जब तक अपना काम पूरा न कर ले। सारी समझदारी के खिलाफ जाकर ड्राइवर मान जाता है। दक्षिण की ओर जाते जाते इलाका और खतरनाक होता जाता है। गाड़ियां कम होती जाती हैं और सामान्य जिंदगी के निशान भी गायब होते जाते हैं। फिर वे देखते हैं एक रोड ब्लॉक, हथियारबंद लोग और पिकअप ट्रक जिन पर भारी हथियार लगे हुए हैं। ड्राइवर डर से फुसफुसाता है, तालिबान। जैसे ही गाड़ी धीमी होती है, ड्राइवर जल्दी से माइक को चेतावनी देता है, ये लोग किसी भी वेस्टर्नर को देखते ही मार देंगे। माइक खतरे को समझ जाता है। जैसे ही तालिबान लड़ाके उनकी ओर बढ़ते हैं, माइक तुरंत दरवाजा खोलता है और भागता हुआ पास की चट्टान से नीचे कूद जाता है।
गोलियों की आवाज गूंजती है पत्थरों से टकराती हुई, लेकिन तालिबान उसके पीछे नहीं आते। माइक खुद को तालिबान इलाके की एक घाटी में अकेला पाता है, लेकिन वह जिंदा है और उसे गांव का दिशा पता है, तो वह पैदल चलना शुरू करता है। अफगानिस्तान का रेगिस्तान रहम नहीं करता। सूरज बेरहमी से तपा रहा होता है। कई घंटे बीत जाते हैं जबकि माइक रेत और पत्थरों के बीच चलता रहता है, लेकिन उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग की भी एक हद है। प्यास उसे तोड़ने लगती है, उसकी नजर धुंधली होने लगती है, कदम लड़खड़ाने लगते हैं। आखिरकार वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब वह होश में आता है वह एक गुफा में होता है, उसके हाथ जंजीरों से बंधे हुए। तालिबान सैनिक पहरा दे रहे होते हैं, AK-47 लिए तैयार खड़े। तालिबान लड़ाके उसके आसपास पश्तो में बहस कर रहे होते हैं। माइक उनकी बात नहीं समझ पाता, लेकिन उनके हाव भाव से साफ दिखता है कुछ लोग चाहते हैं कि उसे तुरंत मार दिया जाए, लेकिन उनका नेता शेर खान सबको चुप करा देता है। वह समझना चाहता है कि यह ऑस्ट्रेलियाई आदमी यहाँ क्यों आया है। एक अंग्रेजी बोलने वाले सदस्य के जरिए शेर खान माइक से पूछताछ करता है। माइक सब कुछ बताता है, वह निहत्था आदमी जिसे उसने मार दिया, वह परिवार जिसे उसने तबाह कर दिया, और वह पैसा जो वह उसकी पत्नी और बच्चों के लिए लाया है। शेर खान चुपचाप सुनता है, फिर एक ऐसा सवाल पूछता है जो दिल को चीर देता है। तुम्हारे लोग हम में से हजारों को मारते हैं, ड्रोन हमले, रात में छापे, आसमान से गिरते बम, तो तुम इस एक आदमी की इतनी परवाह क्यों कर रहे हो? यह सवाल माइक के पूरे मिशन को हिला देता है। क्या वह माफी सिर्फ अपनी आत्मा को हल्का करने के लिए मांग रहा है? क्या वह एक आदमी की मौत पर पछतावा कर रहा है, जबकि बाकी बड़े पैमाने पर हो रही हिंसा को नजरअंदाज कर रहा है? शेर खान जवाब का इंतजार नहीं करता। वह माइक को एक टूटे फूटे घर में ले जाता है। गिरी हुई दीवारें, धंसी हुई छत, हर जगह जली हुई निशानियां। यह शेर खान के भाई का घर था। एक अमेरिकी ड्रोन हमले में उसके भाई, भाभी और उनके सभी बच्चे मारे गए थे। पूरा परिवार एक पल में खत्म। तुम एक आदमी के लिए माफी चाहते हो, शेर खान कहता है। मेरे भाई के बच्चों के लिए मुझसे माफी कौन मांगेगा? यह वह पल है जो माइक और दर्शकों दोनों को मजबूर करता है यह समझने के लिए कि हिंसा कभी बराबर नहीं होती और हजारों निर्दोष जाने कभी खबरों में नहीं आती। लेकिन फिर हैरानी की बात यह है कि शेर खान एक फैसला करता है। वह माइक को गाजी घर ले जाएगा। शायद उसे माइक की मंशा में अपने दर्द जैसा कुछ दिखाई देता है, या शायद वह मानता है कि गांव वालों को हक है कि वही इस ऑस्ट्रेलियाई का फैसला करें। यात्रा के दौरान अंग्रेजी बोलने वाला तालिबान सदस्य माइक के लिए एक अनपेक्षित सांस्कृतिक मार्गदर्शक बन जाता है। वह माइक को सही पश्तो वाक्य सिखाता है, मैंने किसी को मारा, कृपया माफ करें। लेकिन यह सिर्फ शब्द नहीं है। वह माइक को पश्तून संस्कृति के बारे में बताता है, पश्तूनवाली के बारे में, जो इन समुदायों में सम्मान और आचार का पुराना नियम है। वह माइक को सम्मान, विनम्रता और यह समझना सिखाता है कि माफी मांगी नहीं जा सकती, खरीदी नहीं जा सकती, माफी वही देता है जो दिल से देना चाहे। यह सब इसलिए जरूरी है क्योंकि माइक समझने लगता है कि मुक्ति सिर्फ पैसे लेकर पहुंच जाने और मुझे माफ कर दें कह देने जितनी आसान नहीं है। वह एक ऐसे समाज में जा रहा है जहां सदियों पुराने न्याय और दया के नियम चलते हैं और उसे पूरी तरह उनके फैसले के सामने सिर झुकाना होगा। जब वे गाजी घर पहुंचते हैं, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। खबर फैल चुकी होती है कि वह ऑस्ट्रेलियाई सैनिक वापस आ गया है। कुछ चेहरों पर गुस्सा है, कुछ पर जिज्ञासा और कुछ पर डर। माइक शेर खान के साथ गांव में उसी रास्ते चलता है जहां वह भयानक दिन गुजरा था। वह बताता है कि उसकी यूनिट कहां से आई थी, गोलियां कहां चली थीं और वह किस जगह खड़ा था। हमें लगा कि जो लोग गोलियां चला रहे थे वो तालिबान थे, माइक अपने अनुवादक के जरिए समझाता है। हमें बताया गया था कि यह इलाका विद्रोहियों का ठिकाना है, लेकिन आप तो सिर्फ अपने परिवारों को बचाने की कोशिश कर रहे पिता और पति थे। गांव वाले चुपचाप सुनते रहते हैं। वे उसे उस घर तक ले जाते हैं जहां उसने उनके पड़ोसी को मार दिया था। विधवा शेरबानो उसी दरवाजे पर खड़ी है जहां उसके पति की जान गई थी। वह काले कपड़ों में है और आंखों में सालों के दर्द की लाली है। उसके पीछे उसके 2 बेटे खड़े हैं, चेहरे पर गुस्सा और दुहक की कठोर मिलावट। माइक आगे बढ़ता है और वह पश्तो वाक्य बोलता है जो उसने सीखे थे, मैंने किसी को मारा, कृपया माफ करें। शेरबानो की प्रतिक्रिया तुरंत और बेहद दर्दभरी होती है। वह जोर से विलाप करने लगती है। यह आवाज शुद्ध दुख की होती है। वह अपने जूते उठाकर माइक पर फेंकती है। अफगान संस्कृति में यह सबसे बड़ी बेइज्जती मानी जाती है। उसके बेटे आगे बढ़ते हैं, मुट्ठियां भींचे हुए, और ऐसा लगता है कि अभी हिंसा भड़क जाएगी। लेकिन गांव के बुजुर्ग बीच में आ जाते हैं, परिवार को पीछे खींच लेते हैं। वे कहते हैं कि इसका एक सही तरीका होता है। घोषणा की जाती है कि जिरगा होगी। जिरगा एक पारंपरिक सभा है जहां बुजुर्ग इकट्ठा होकर विवादों का हल निकालते हैं। यह एक प्राचीन न्याय प्रणाली है जो किसी भी सरकारी व्यवस्था से पहले की है। ग्रामीण अफगानिस्तान में जिरगा का फैसला ही कानून होता है। बुजुर्ग एक घेरा बनाकर बैठते हैं और माइक को बीच में बैठाया जाता है।
वे घंटों तक पश्तो में उसकी बात पर चर्चा करते हैं, न्याय और दया पर, बदले और माफी पर, पश्तूनवाली की परंपराओं पर, इस्लामी कानून पर और उस दिन की परिस्थितियों पर। आखिरकार वे तय करते हैं कि अंतिम फैसला इनाम खान करेगा, उसी आदमी का बड़ा बेटा जिसे माइक ने मारा था। उसने अपना पिता खोया है। उनकी परंपरा के अनुसार उसे खून का बदला खून मांगने का अधिकार है। भीड़ हटती है और इनाम खान आगे आता है। वह जवान है, शायद 20-21 साल का, लेकिन उसकी आंखों में उस लड़के का बोझ नजर आता है जो अपने परिवार की इज्जत ढो रहा हो। उसके हाथ में एक खंजर है जिसकी धार चमक रही है। गांव में सन्नाटा छा जाता है। माइक घुटनों पर बैठ जाता है, सिर झुका देता है, पूरी तरह उस फैसले के आगे समर्पित हो जाता है जो आने वाला है। वह न दलील देता है न अपना बचाव करता है। वह बस स्वीकार करता है कि इस युवक को उसकी जान लेने का पूरा हक है। इनाम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वह खंजर उठाता है और उसकी धार माइक की गर्दन पर रख देता है। समय ठहर जाता है। ठंडी धातु त्वचा से लगती है। सिर्फ एक हरकत में सब खत्म हो सकता है। फिर इनाम खान खंजर को म्यान में डाल देता है। वह पश्तो में कहता है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। जिरगा में हलचल मच जाती है। कुछ बुजुर्ग अप्रूवल में सिर हिलाते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब यह मान लेते हैं कि इनाम ने एक बहुत सम्मानजनक फैसला किया है। एक बुजुर्ग खड़ा होकर कहता है, माफ करना बदला लेने से ज्यादा ताकत और सम्मान की बात है। इनाम खान ने आज असली हिम्मत दिखाई है। बदला लेना आसान है, माफ करने के लिए साहस चाहिए। इतना बड़ा फैसला एक रस्म से पूरा किया जाना चाहिए। गांव एक भेड़ की कुर्बानी की तैयारी करता है, एक पुरानी परंपरा जो बड़े मौकों और नए शुरुआती समय पर की जाती है। माइक को भी इसमें शामिल होने के लिए बुलाया जाता है। यह संकेत कि अब उसे स्वीकार किया जा रहा है। वह तैयारी में मदद करता है, दुआओं और उन परंपराओं में हिस्सा लेता है जिन्हें वह पूरी तरह नहीं समझता, लेकिन वह उनका सम्मान करता है। सूरज ढलने के पास माइक वापस जाने की तैयारी करता है। उसे वह माफी मिल गई है जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन क्या इससे उसे दिल में शांति मिलेगी यह हम नहीं जानते। कुछ घाव बहुत गहरे होते हैं। वह आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता है। शेरबानो अपने दरवाजे पर खड़ी है, चेहरा बिल्कुल समझ में न आने वाला। इनाम खान दूसरे नौजवानों के बीच खड़ा है और एक पल के लिए उनकी नजरें मिलती हैं। वहाँ दोस्ती नहीं है, लेकिन शायद एक दूसरे की इंसानियत को समझने का एहसास है। हिंसा से बदले हुए दो जीवन। शेर खान और उसके साथी माइक को वापस सुरक्षित इलाके की ओर ले जाते हैं और वे भी शायद इस सब से बदल गए हैं। यह एक बहुत मानवीय कहानी है, मोक्ष, रिडेम्पशन की संभावना, माफी की हदें और अपने किए का सामना करने की हिम्मत के बारे में।